तो बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था और जो क्वेश्चन नहीं बना था उसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का आपको मैंने सिंपल परिभाषा बताया था कि उपनिवेशवाद जो है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी शक्तिशाली देश या बड़ा देश अपने से कमज़ोर देश या छोटे देश पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। और उपनिवेश की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ये उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद औद्योगिकरण जो है उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता होगा कि है ना, सबसे पहला जो है ना मशीनों का आविष्कार करने वाला है ना ब्रिटेन था, है ना। मतलब ब्रिटेन को हम मशीनों के जनक कह सकते हैं। तो देखिए, मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में तकनीकी रूप से कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत भी जो है ना ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, समझे। भारत जो है, चाहे हम इसको उपनिवेश बोले या कब्जा बोले, है ना, तो भारत जो है किसके कब्जे में था? ब्रिटेन के कब्जे में। तो भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए एक बृहद बाजार के रूप में उभरा है। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित था। देखिए, 18वीं शताब्दी तक जो है ना भारत का जो उद्योग था ना विश्व में सबसे है ना अधिक विकसित था। भारत विश्व की सबसे बड़ी कार्यशाला था। यानी भारत जो है ना उद्योगों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कार्यशाला था, जो बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। और जितना भी भारत में सुंदर उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता था ना बच्चों, वो हस्त से होता था, यानी हाथों से बनाया जाता था। हस्तशिल्प उद्योग, है ना। 1885 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से इस समय में एक के बाद एक देशी उद्योग खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारतीय कर लगा दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक है मुक्त व्यापार नीति। तो आप लोग जो है ना फट से दम कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुक्त व्यापार की नीति जो है कब और किसने अपनाया था, समझे। एकदम कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएंगे आप लोग कि मुक्त व्यापार की नीति है ना कब लागू हुई थी भारत में। अब देखिए, भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। भारत के कुटीर उद्योग है ना मूल प्राय हो गए, है ना, यानी मृत प्राय, यानी समाप्त होने लगे, पतन होने लगे। एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, वहीं भारत में उद्योगों के लिए निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है। अब देखिए, निरुद्योगीकरण की परिभाषा जो है ना इतिहासकारों ने दिया था, है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि निरुद्योगीकरण क्या है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग पूछे थे कि लोकतंत्र के अवगुण या लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें, है ना। लोकतंत्र के अवगुण कहिए या लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करने, है ना। तो देखिए, उत्तर होगा लोकतंत्र के कुछ अवगुण या दोष, है ना, निम्नलिखित हैं। पहला जो है, समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है ना। लोकतंत्र में जितना भी लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं, वे समानता के सिद्धांत से अप्राकृतिक हैं। दूसरा है, गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा ये है ना कि लोकतांत्रिक देश में, है ना, गुणों की बजाय कि उसमें क्या क्वालिटी है ये नहीं देखा जाता है, बल्कि है ना ये देखा जाता है कि जनसंख्या किसकी है, उसको महत्व दिया जाता है ना। तीसरा, यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं कर पाता है। और चौथा हो गया, लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमज़ोर होती है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार जो है ना अस्थिर होती है और कमज़ोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेज़ी से बदलती रहती है। अब तीसरा प्रश्न है,
राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें, हम आपको बताए थे, है ना, वित्तीय संस्थाएं जब पढ़ा रहे थे ना चैप्टर इकोनॉमिक्स में, तभी हम आपको बताए थे, है ना। और ये भी बताए थे कि वित्तीय संस्थागत संस्था कौन कौन सी है। तो देखिए उत्तर इसका यह होगा कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा नाबार्ड एवं अन्य आते हैं। अब इन्हीं के बारे में एक एक लाइन लिख देना है बच्चों, उसके बाद आपको 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे देखिए सहकारी बैंक, सहकारी बैंक जो है सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्यों के किसान, है ना, अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन, है ना, ऋण प्राप्त करते हैं। यह कई स्तरों पर अपने स्रोतों में कार्य करते हैं। दूसरा है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। तो प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ जो है या प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिसको पैक्स कहा जाता है, उत्पादक कार्यों के लिए अधिकतम 1 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराती है ना। प्राथमिक सहकारी समितियाँ जो है ना, साख समितियाँ, ये सिर्फ आप लोग को जो है ना, जितने भी कृषि हैं उन लोगों को 1 वर्षों के लिए, है ना, ऋण उपलब्ध कराती है। और इसी समय विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऋण जो है ना, कुछ समय के लिए और बढ़े, तो ये जो है ना अधिकतम जो है 3 वर्षों के लिए बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है भूमि विकास बैंक। तो ये भी हम आपको बताए थे कि भूमि विकास बैंक क्या है। तो भूमि विकास बैंक कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है ना। आपका अगर कृषि, है ना, आपके परिवार जो अगर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो उसमें आप परमानेंट सुधार चाह रहे हैं एवं उसमें विकास चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए जो है ना भूमि विकास बैंक जो है आपको ऋण मुहैया कराती है। चौथा जो है आपका व्यवसायिक बैंक या व्यवसायिक बैंक भी अपने राज्य स्तरीय दायित्वों को बैंकों के अंतर्गत शाखाओं का विस्तार करते हुए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराती है ना। पाँचवा हो गया आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। तो ये जो है बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों को, सीमांत यानी जमींदार किसान एवं छोटे किसानों को, कारीगरों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ऋण या साख उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए आता है आपका छठा नाबार्ड। नाबार्ड क्या? तो ये विशेष रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ये बैंक ग्रामीणों तक पहुँचते हैं। अब चौथा आपका प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किन परिस्थितियों में हुई थी, है ना। तो पहले आप जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 ईस्वी में, है ना। देखिए कांग्रेस के स्थापना से पहले, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर अनेकों संगठन बना हुआ था। इस संगठनों को एकजुट करने के लिए आनंद मोहन बोस और रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम पूरा प्रयास किए थे। इसी क्रम में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए। अंततः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, है ना, आपका प्रश्न क्लियर हुआ। और अगर कोई प्रश्न नहीं बना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, है ना। वैसे ही 4 प्रश्न जब होगा, 4-5 प्रश्न होगा, तो मैं एक साथ ही आपका जो है प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जो जो मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा है ना। चलिए।